नमस्कार, इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी। और आज चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। बात सबसे पहले झारखंड की होगी। झारखंड में इंडिया गठबंधन जबरदस्त जीत के साथ आगे बढ़ रही। इंडिया गठबंधन 51 और तो वहीं एनडीए 29 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की इतनी जबरदस्त जीत कैसे? क्या वो हेमंत सोरेन को लेके सिंपैथी थी, या फिर वो हेमंत सोरेन ने जो योजनाएं आखिरी वक्त पे लॉन्च की थी, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई, जिस योजना को बोला जा रहा है वो मैया योजना, जो जिसके जरिए लगातार महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करने की बात कही जा रही थी। इसी में बात करेंगे। सर, आपको क्या लगता है ये जो नतीजे आए हैं वो किस बिहाव पे नतीजे आए हैं? देखिए, आपने बताया कि ये जो प्रचंड जीत है दरअसल कुछ फैक्टर्स को आधार में रख करके रजिस्टर की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो पार्टी है वो लगातार दूसरी दफ़े सत्ता में होगी। और आप ये देखें कि 47 सीटें पिछली दफ़ा उन्होंने जीती थी गठबंधन ने, जेएमएम प्लस जिसे आप कह सकते हैं, जिसमें कांग्रेस भी है और आरजेडी भी है और लेफ्ट पार्टीज़ भी हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखें कि अगर वो पिछली दफ़ा 47 था, इस बार वो 51 हो जाता है। इसका अर्थ ये हो जाता है कि पिछली दफ़ा से भी ज़्यादा बड़ा मैंडेट इस बार मिला है। और लोग कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, और लोग कहते हैं ईवीएम की बातें। अगर आशुकेश हम लोग अपने दर्शकों को थोड़ा पीछे ले चलें तो लगातार हम लोगों ने अपने पूर्व के वीडियो में, आपने और हमने लगातार इस बात को बहुत ज़ोर देकर कहा था कि झारखंड में जीत हो रही है, और ये जीत जो होने जा रही है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की होने जा रही है, इंडिया गठबंधन की होने जा रही है। और उसकी बड़ी सीधी सी कुछ वजहें थी जिनको चुनकर के दर्शकों के सामने रखना है। वो जीत जो कि पहले से दिखाई पड़ रही थी, वो जीत जो कि लग रहा था कि इस बार होने जा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की वहाँ, इंडिया गठबंधन की वहाँ, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो हेमंत सोरेन के सामने भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा ही नहीं था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही नेता नहीं, इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर हेमंत सोरेन एक बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित थे। वो कांग्रेस की सीटों पर जाकर के भी प्रचार कर रहे थे, और कांग्रेस ने जिस तरह से ठीक प्रदर्शन किया झारखंड में और ख़राब प्रदर्शन किया महाराष्ट्र में, उससे बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि झारखंड की जो लीडरशिप थी इंडिया गठबंधन की, उसने कांग्रेस को वहाँ बचाया। कांग्रेस के अपने नेताओं ने बहुत ज़्यादा मेहनत भी वहाँ नहीं किया। उन्होंने अपना कैंपेन आउटसोर्स कर दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने ही कांग्रेस की सीटों पर जाकर प्रचार किया। और वो इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस वीक लिंक बन जाए और कमज़ोर कड़ी साबित हो और जो जीत है वो हाथ से निकल जाए, क्योंकि 81 में से 30 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, जिसमें से वो करीब आधी सीटें जीतने के कगार पर है। और ये आधी सीटें अगर वो न जीतती तो बड़ी मुश्किल हो जाती। अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और लेफ्ट की सीटों पर खुद जाकर प्रचार करते हुए हेमंत सोरेन ने एक नई कहानी लिख दी है। एक नए स्टार की तरह वो होराइजन पर आए हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उनके प्रति एक सिंपैथी का वेव था और उस वेव ने काम किया। सर, इसके साथ साथ सवाल ये भी रहेगा कि हमने सुना कि ठीक चुनाव से पहले बिजली बिल माफ़ कर देना, हज़ारों आदिवासी घरों में बिजली बिल आते थे, 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार बिजली बिल आए थे, जहाँ पे झोपड़ियाँ थी। हमारे रिपोर्टर्स ने ग्राउंड पे जाके दिखाया भी, हमने न्यूज़ 24 अपनी टीवी पे दिखाया भी उसे। उन सभी बिजली बिलों को माफ़ करना, महिलाओं के खाते में पैसे डालना, क्या ये सब चीज़ें भी हेमंत सोरेन के साथ थी और इसने भी इम्पैक्ट डाला है इस चुनाव में? और एक और सवाल इसके साथ ये भी कि क्या झारखंड में बीजेपी वो फेस कर रही है जो एक टाइम पे वो लोकसभा में इस चीज़ को ऐसे प्रचार की तरह रिप्रेजेंट करती थी कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं तो कौन, तो ऐसे ही झारखंड में हेमंत सोरेन नहीं तो कौन? थोड़ा पीछे चलिए इस सवाल के जवाब के लिए। आज से 4.5 महीने पहले, 5.5 महीने पहले कह लीजिए, जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 14 सीटों में ज़्यादा सीटें किसके पास गईं? एनडीए के पास गई। एनडीए के पास जो सीटें गईं उसमें से 8 एनडीए को सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत करके दी, और 1 सीट आजसू के पास गई थी, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के पास, यानी कि 14 में 9। लेकिन जो 5 सीटें इंडिया गठबंधन के पास आई वो कौन सी सीटें थी?
वो तमाम सीटें वो थीं जो कि राज्य की ट्राइबल बेल्ट में आती हैं जी। और इस ट्राइबल बेल्ट में से एक भी सीट हेमंत सोरेन के गठबंधन को छोड़ करके कोई नहीं जीत पाया। भारतीय जनता पार्टी कदम भी वहाँ नहीं रख पाई और यहीं से वो कहानी आकार लेती है जो आज हमें एक नतीजे के तौर पर सामने दिखाई पड़ रही है। देखिए, हुआ ये था कि साल 2016 और 17 में जब झारखंड में सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे रघुवर दास, जो कि नॉन ट्राइबल समाज से आते हैं। बीजेपी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक ट्राइबल स्टेट में एक नॉन ट्राइबल सीएम बनाया जाए। उन्होंने बनाया था। उन्होंने 2 कानून जो कि वहाँ के ट्राइबल्स की पहचान है, उनकी सबसे मजबूत ताकत है, छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट 1908 और संथाल परगना टेनेसी एक्ट 1949। ये दोनों एक्ट्स जो है वो ये तय करती हैं कि ट्राइबल्स की कोई ज़मीन नहीं ले सकता है, ट्राइबल्स की ज़मीन कोई ट्रांसफरेबल नहीं होती हैं, जनजातीय जो लोग हैं उनके जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उनके धन संपदा के जो अधिकार हैं वो बड़े सीधे लोग होते हैं, कोई भी उनको बेवकूफ़ ना बना ले। इस तरह से उनके अधिकारों की रक्षा करने वाले, उनकी संपत्ति की रक्षा करने वाले अधिकार थे। इन दोनों को उन्होंने संशोधन करना शुरू कर दिया और आपको याद होगा जब संशोधन करने की बात आई तो बड़ा हंगामा उठा। जनजातीय समूहों ने आ करके प्रचार किया, प्रोटेस्ट किया और कहा कि आप लोग वैसे लोग हैं जो कि हमारे अधिकार छीनना चाहते हैं। और इस बात को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पकड़ा। उन्होंने कहा कि जी हाँ, ये करने जा रहे हैं, हमारी ज़मीन दूसरों को देने जा रहे हैं, उद्योगपतियों को देने जा रहे हैं। और उन्होंने मूवमेंट एक शुरुआत की और वो मूवमेंट बाद में एक समाज का मूवमेंट बन गया, पाथलगढ़ी मूवमेंट। और पाथलगढ़ी मूवमेंट यानी कि हर जगह पत्थर गाड़ दिया जाता था और कहा जाता ये ज़मीन नहीं देंगे हम, चाहे कुछ हो जाए। तो पाथलगढ़ी मूवमेंट जब 1-1.5 साल चला, उसके तुरंत बाद चुनाव आ गए। चुनाव को देखते हुए ये कोशिश जो नए कानून बनाने की थी भारतीय जनता पार्टी ने वापस ले ली। लेकिन उन्होंने कोशिश तो वापस ले ली, लेकिन दिल में जो दर्द था, जो डर पैदा हो गया था जो जनजातीय समूहों के अंदर, वो डर आज तक नहीं निकला है। उन्हें ये लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये हमारी सत्ता में आएंगे, हमारी ज़मीन छीन लेंगे। तो आज देखिए कि 26% जो आबादी है, जनजातीय आबादी झारखंड की, और करीब 28 सीटों पर तो एसटी सीट ही मान लीजिए, और 4-5 और सीटें हैं जहाँ पर कि शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जनजाति जो है वही सबसे बहुल वोट है। इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई है। मात्र 2 या 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार भी जीत पाई है, मात्र 2 सीटें पिछली दफा भी जीत पाई थी। यानी कि एक बड़ा ब्लॉक जीत का आपको साउथ छोटा नागपुर से बन जाता है और संथाल परगना से बन जाता है। ये कोल्हान वगैरह का जो एरिया है पूरी तरह से सफाया हो गया और आप ये देखिए कि कितने बड़े बड़े लोग हार गए। तो ये जो बड़ा ब्लॉक मिला है संथाल परगना और छोटा नागपुर बेल्ट में, इसने हेमंत सोरेन की जीत की कहानी लिख दी है। वो पिछली दफ़ा भी इन्हीं इलाकों से जीते थे, इस बार भी जो कांग्रेस और जेएमएम के कैंडिडेट हैं सारे के सारे ज़्यादातर जीत गए हैं। और इस तरह से यहाँ से अगर आप 25+ सीटें निकाल ले रहे हैं तो फिर 41 सीट पहुँचना तो बहुत आसान खेल रह जाता है। और देखिए 51 चला गया रेशियो। आरजेडी ने भी 4 सीटें 4 सीटों पे आगे चल रही है। हाँ, चल रही है। 5वीं सीट वो लोक जनशक्ति पार्टी से पीछे चल रहे हैं, संभवतः वहाँ जीत नहीं पाएंगे, लेकिन 4 सीटें जीत करके उन्होंने एक तरह से जोड़ दिया, उनकी ताकत को और बढ़ा दिया। हालांकि आज की तारीख में कांग्रेस और जेएमएम मिलके ही सरकार बनाने की स्थिति में है। 2 सीटें तो सीपीएम भी जीत रही है। तो ये जो जब तक ट्राइबल सीटों पर, जनजातीय सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत नहीं कर पाती है, तब तक वो सरकार नहीं बना पाएगी। 2014 में इसीलिए सरकार बना पाई थी आशुकेश, क्योंकि वहां उसने अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन सर सवाल यहाँ पे ये भी है कि हम बीजेपी की बात करें तो 26 सीटों पे बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है और बीजेपी 68 सीटों पे चुनाव लड़ी थी। उसकी सहयोगी आजसू, बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी सीटें जीतने में लगभग कामयाब रही है। जो उसका कोर एजेंडा रहा है चुनाव लड़ने का, बटेंगे तो कटेंगे, इन्फिल्ट्रेटर्स का मुद्दा, क्या उसके मुद्दे के चक्कर में आजसू को यहाँ पे घाटा होते नजर आ रहा है उसकी सहयोगी पार्टी को? देखिए,
जो एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी का वो पूरी तरह से नहीं चला। बटेंगे कटेंगे वाली लाइन ट्राइबल्स के बीच चलती तो जेएमएम को तो सफलता नहीं मिलती जी। तो ट्राइबल्स के बीच में ये, हालांकि ये प्रॉब्लम हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी ने जो उठाई है ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रोहिंग्याज और बांग्लादेशी मुस्लिम्स अनाधिकृत रूप से घुसते हैं, ये एक सच्चाई है, झारखंड में आज की तारीख में देखी जा रही है। वो घुसते ही नहीं हैं। अगर उन्हें वहाँ लोकल लेवल पर शादियाँ करने की सफलता मिलती है तो उसके बाद उनको लैंड राइट्स मिल जाती हैं, उसके बाद उनको ट्राइबल के रूप में रिकग्निशन मिल जाता है, उसके बाद फिर वो वहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये वहाँ के डेमोग्राफी को चेंज कर रहा है, वहाँ की जो पॉपुलेशन मिक्स है उसको बदल रहा है। अब ये एक ऐसी समस्या है जिसको कि बहुत से लोग फील कर रहे हैं कि ये दिक्कत है, पर क्या ये चुनावी मुद्दा हो सकता था? चुनावी मुद्दा क्या जो रोहिंग्या हमसे ज़मीन छीन रहा है वो मुद्दा बड़ा है, या फिर ये जो बड़े बड़े उद्योगपति आकर के हमसे ज़मीन छीन लेंगे वो बड़ा मुद्दा है? रोहिंग्या को तो हम फिर भी देख लेंगे, लेकिन ये बड़े उद्योगपतियों के सामने ये सामान्य आदिवासी कैसे खड़े हो पाएंगे? और मुझे लगता है कि यहाँ पर दिक्कत अभी भी कन्विंस करने में भारतीय जनता पार्टी को हो गई, पहली बात। और दूसरी बात है, देखिए एक आउटसाइडर कैंपेन चला रहा है। एक नेता है जो चीफ मिनिस्टर है असम का, वो आता है जी। एक है जो मध्य प्रदेश से आता है, केंद्र में मंत्री है। ये बातें समझाई गई वहाँ के लोगों को, और शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा ताकत नहीं कमजोरी बन गए जी। और उससे तोड़ करके इन चीज़ों को ऐसे देख लीजिए कि मैया सम्मान योजना एक ऐसी योजना थी जो सीधे सीधे कुछ पैसे आपके जेब में डालती है। अब जो पैसा डाला जा रहा है और जो पैसा प्रॉमिस कोई कर रहा है, दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। और महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगहों पर आप ये देखिए कि जो पैसा आ रहा है उस पर ज़्यादा यकीन है, जो पैसा आएगा या नहीं भी आ सकता है, वो एक संशय स्थिति में जब रहती है बातें तो वो काम नहीं करता है। एक नाथ शिंदे को भी लाड़की बहन योजना उसने बहुत लाभ पहुंचाया, और देखिए कि मैया सम्मान योजना जो कि अभी इधर चंपई सोरेन जब आए थे तब शुरू हुई, ये कोई बहुत पहले की योजना नहीं है। बना करके खाका गए जेल हेमंत सोरेन, और जब हेमंत सोरेन जेल में थे उस वक्त चंपई सोरेन जो कि सीएम थे उन्होंने लागू किया मैया सम्मान योजना, और आज की तारीख में कई किस्तें चुकी जा चुकी हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा किस्तें होंगी, कोई 15-20 किस्तें नहीं गई हैं, जो भी 10-12 किस्तें गई, 8-9 किस्तें गई, उसका नतीजा आप देख लीजिए क्या हुआ। एक ऐसी योजना जिसने कि सबको जोड़ करके वोट देने के लिए बोला कि आप बढ़िए आगे, और आपको हम बताएं 81 सीटें, उसमें से 32 सीटें ऐसी हैं आशुकेश जहां पर महिलाओं ने ज्यादा वोट किया पुरुषों से, और इसका बड़ा सीधा मतलब है कि इन महिलाओं ने एक निर्णायक भूमिका निभा दी। लेकिन सर यहाँ पे एक बहुत कंसर्न सवाल ये है कि अगर आप डायरेक्ट खाते में पैसे डाल के, ठीक है आप महिलाओं के खाते में पैसे डाल रहे हैं, अगर ये इंडियन पॉलिटिक्स में इतना कारगर साबित हो रहा है, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, अब महाराष्ट्र हो गया, अब झारखंड में भी उसका क्लियर कट हमें एग्जांपल देखने को मिल रहा है कि हम महिलाओं ने एक मुश्त होकर वोट किया है, जिसे साइलेंट वोटर्स कहते हैं। तो क्या ये सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक सीख है और एक टेक्निक भी है कि ठीक है काम नहीं करेंगे, चुनाव से 3 महीने पहले हम खाते में पैसे डाल देते हैं, 50% पुरुषों की आबादी है, 50% महिलाओं की आबादी है, चलो 50% तो हमें मिल ही जाएंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो ये तो बहुत खतरनाक इंडियन, ये तो आप लार्जर डिबेट की बात कर रहे हैं। एक लार्जर डिबेट है ये कि जो रेवड़ियाँ होती हैं वो अगर कोई ब्रॉड लेवल पे जन कल्याणकारी काम नहीं हो रहे हैं, उन सरकारों को भी जीत दिला सकती हैं। जैसे कि एक नाथ शिंदे के खिलाफ तो कोई भी हमें एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो इतनी सीटें जीत करके आए हैं, 50 पार हो गई हैं, 80 सीटें लड़े ही थे। तो आप ये सोचिए कि वो जिस तरह से पैसे दे रहे थे और वो पैसे, और महिलाएं खुश होकर के वो पैसे प्राप्त कर रही थी, और भाव और कब पैसे आएंगे ये पूछ रही थी। तो एक सिलसिला जो पैसों का होता है ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी, उनका भी ये जो तीसरा कार्यकाल है, ये तीसरा कार्यकाल बहुत कुछ आधारित इस बात पे है कि फ्री का अनाज और किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री आवास योजना, इस तरह की चीज़ें जो फ्री में गई हैं लोगों के पास, वही वजह है। अब तो ये बड़ा स्पष्ट होता जा रहा है कि जो झटका मिला था लोकसभा चुनाव में वो एक झिड़की भर थी।
वो एक झिड़की की तरह थी, क्योंकि बड़े बड़े राज्य फिर वही जनता उनको वापस कर रही है। जी। जैसे कि महाराष्ट्र उनको वापस किया जा रहा है। हम महाराष्ट्र वाले सेक्शन में इस पर बात करेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि एक नायक की मौजूदगी, जो कि हेमंत सोरेन थे, एक नायक, और उसके प्रति एक संवेदना और उसकी अच्छी नीतियाँ जो कि मुझे प्रभावित करती हैं, मेरी जेब को प्रभावित करती हैं, मैं वोट देता हूँ। यहाँ पर ये जो कास्ट के साथ वेलफेयर का एक बहुत बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बनाया गया है, मुझे लग रहा है कि ये विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया है, चाहे वो झारखंड हो या महाराष्ट्र। तो आज हमने बात की झारखंड पे। हमने आपको बताया कि झारखंड के नतीजे क्या कुछ कह रहे हैं और झारखंड की जो राजनीति बदली है वो किस प्रकार बदली है। झारखंड के नतीजों पे आपका कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।